हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कर चले हम फिदा काव्य पाठ के प्रश्नोत्तर। इनकी व्याख्या हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। कैफी आजमी ने शहीद होते हुए सैनिक की मनोकामना का वर्णन शानदार किया था। अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। तो लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ कर चले हम फिदा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो इसका उत्तर लिखें कि यह गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। चीन ने तिब्बत की ओर से युद्ध किया था और भारतीय वीरों ने इसका बहादुरी से सामना किया। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर सन 1964 में हकीकत फिल्म बनी थी। इस फिल्म में भारत चीन युद्ध की वास्तविकता को दर्शाया गया था। यह गीत इस फिल्म के लिए कैफी आजमी द्वारा लिखा गया था। इसके राइटर का नाम आप जरूर से याद रखें और ये डेट भी या सन भी याद रखें। सन 1964 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? इसका आंसर होगा, इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। 1962 में भारत चीन की लड़ाई हिमालय की घाटियों में लड़ी गई थी। हमारे अनेक सैनिक इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने बहादुरी एवं बलिदान की अनोखी मिसाल कायम की थी। भारतीय सेना के वीर जाबांजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत के सम्मान की रक्षा की थी। तो हिमालय भारत देश के सम्मान का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? तो इस गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया क्योंकि सन 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदानों से उनके रक्त से धरती लाल हो गई थी। मानो धरती ने किसी दुल्हन की भांति लाल पोशाक पहन ली हो, अर्थात भारतीय सैनिकों के रक्त से पूरी युद्ध भूमि लाल हो गई थी। तो लाल युद्ध भूमि दुल्हन के समान लग रही थी, इसीलिए कवि कैफी आजमी ने धरती को दुल्हन कहा था। अगला प्रश्न है, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? जैसे कोई कोई गीत हमेशा याद रहते हैं कई सालों बाद, तो ऐसी क्या खास बात होती है? तो इसका उत्तर लिखे कि जीवन भर याद रह जाने वाले गीतों में हृदय का स्पर्श करने वाली भाषा और संगीत का अद्भुत तालमेल होता है, जो व्यक्ति के अंतर मन में स्वतः ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह गीतों के बोल सरल भाषा व प्रभावोत्पादक शैली में होने चाहिए। प्रभावोत्पादक जो प्रभाव पैदा करे, उस शैली में गीतों के बोल होने चाहिए जो व्यक्ति के अंतर मन में प्रवेश कर जाए, उसके दिल को छू जाए, ताकि वह व्यक्ति की जुबान पर आसानी से चढ़ सके। इन गीतों का विषय जीवन के मर्मस्पर्शी पहलुओं से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे गीत हृदय की गहराइयों में समा जाते हैं और इन गीतों के सुर लहरियां संपूर्ण मन मस्तिष्क को सकारात्मकता से ओतप्रोत कर देती है, भर देती है और ये गीत जीवन भर याद रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो यहाँ कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग अपने सैनिक भाइयों तथा देशवासियों के लिए किया है, जो देश की एकता को प्रदर्शित कर रहा है। देशवासियों का संगठन ही देश को प्रगतिशील, विकासशील तथा समृद्धिशाली बनाता है। अगला प्रश्न है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? तो इसका उत्तर लिखें कि इस कविता में काफिले शब्द सैनिकों के समूह के लिए प्रयोग किया गया है। सैनिक कहते हैं कि यदि वे शहीद हो जाए, देश के लिए यदि वे बलिदान हो जाएं, तो सैनिकों के अनेक समूह तैयार होने चाहिए ताकि दुश्मन देश में ना घुस सके। अगला प्रश्न है, इस
गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर है सर पर कफन बांधना का अर्थ है मौत के लिए या बलिदान के लिए तैयार होना। सैनिक अपने अंतिम पलों में देशवासियों को सर पर कफन बांधने के लिए कहता है, क्योंकि उसने देश की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए हैं और अब देश की रक्षा का भार देशवासियों पर है, दूसरे सैनिकों पर है। अगला प्रश्न है, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखें कि प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन है। सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे उसे अपनी जान से ही हाथ क्यों न गंवाना पड़े। सैनिक चाहता है कि उसके बलिदान के बाद देश की रक्षा के लिए सैनिकों की कमी नहीं होनी चाहिए। दुश्मन कभी भी उसके द्वारा खींची गई खून की लक्ष्मण रेखा पार न कर पाए। इस उम्मीद से वो देश की रक्षा का भार देशवासियों पर छोड़ कर जा रहा है। सैनिक कहता है कि देश पर जान न्यौछावर करने के मौके बहुत कम आते हैं और ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ हमें काव्य से पंक्तियां दी गई है और हमें उसका भाव बतलाना है कि कवि इनके माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो जिसमें पहला प्रश्न है, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। तो इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय जवानों के साहस का वर्णन किया है। कवि कहता है कि भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने वाली थी। ठंड के कारण उनकी नाड़ियों में खून जम रहा था, परंतु उन्होंने किसी चीज की परवाह न करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं दिया। अगला है इसमें, खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तो इन पंक्तियों में सैनिक भारत की धरती माता को सीता की तरह मानता है और अपने साथियों से कहता है कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच लो ताकि कोई दुश्मन रूपी रावण भारत के आंचल को छू भी न सके। इसमें अगला प्रश्न है, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियो। इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं कवि? तो इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों से कहता है कि वो तो अपना कर्तव्य निभाता हुआ देश के लिए शहीद हो रहा है, परंतु उसके बाद सीता अर्थात भारत की भूमि की रक्षा करने वाले राम और लक्ष्मण दोनों तुम ही हो। अगला है इसमें, ये थे परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्न। अब हम करेंगे पाठ्येतर अर्थात एक्स्ट्रा क्वेश्चन। पहला है, कर चले हम फिदा जानो तन के माध्यम से सैनिक क्या कहना चाहते हैं? तो इसका आंसर है, कर चले हम फिदा जानो तन के माध्यम से सैनिक देशवासियों और युद्ध कर रहे अपने साथियों से यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने साहस और वीरता से अपने देश की रक्षा की है। अपने तन में प्राण रहते हुए उन्होंने देश की मर्यादा और प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी। उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाकर देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया है। अब देश की रक्षा के लिए तुम भी अपने प्राणों की बाजी लगा देना। अगला है, सैनिकों के लड़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि भारत और चीन के बीच हुए इस युद्ध का रण क्षेत्र बना था हिमालय की घाटियां। युद्ध स्थल हिमालय की घाटियां थी, जहां तापमान इतना कम होता है कि वहां खड़ा रहना भी कठिन होता है। इतनी अधिक ठंड पड़ती है कि मानो हड्डियां भी कंपा जा रही है। ऐसी सर्दी में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, परंतु अत्यधिक सर्दी के कारण उनकी सांसें रुकती हुई सी प्रतीत हो रही थी और उनकी नसों का खून जमने की स्थिति तक पहुंच गया था। तो ये परिस्थितियां बिल्कुल भी लड़ने के अनुकूल नहीं थी, परंतु भारतीय सैनिक वीरता से लड़े और हिमालय की रक्षा की थी।
अगला प्रश्न है, सैनिकों ने हिमालय का सिर झुकने नहीं देने के लिए क्या किया? तो इसका आंसर होगा, भारतीय सैनिकों में देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना चरम पर थी। उन्हें अपना देश और मातृभूमि प्राणों से भी प्रिय थी। इसकी रक्षा के लिए उन्होंने विपरीत परिस्थितियों की परवाह नहीं की। वे निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। हालात ऐसे थे कि उनकी सांसें रुक रही थी और सांस लेना कठिन हो रहा था तथा अत्यधिक ठंड के कारण रक्त भी जमता जा रहा था। फिर भी इसकी परवाह किए बिना वे लड़ते हुए अपना बलिदान दे रहे थे और हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। अगला प्रश्न है, मरते मरते रहा बांकपन साथियों के माध्यम से सैनिक देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बांकपन से आशय होता है वीरता का भाव। तो यहाँ इसका उत्तर लिखे कि मरते मरते रहा बांकपन साथियों के माध्यम से सैनिक देशवासियों से कहना चाहते हैं कि वे शत्रुओं से युद्ध करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरे जोश और साहस से युद्ध किया। उन्होंने अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया और सच्चे सैनिक की तरह मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया। वे देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि देशवासी भी इसी तरह साहस से देश की रक्षा करते हुए वीरता की नई गाथा लिखे। नेक्स्ट है, भारतीय सैनिकों को युद्ध में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? उसका आंसर है कि भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों के साथ हुए युद्ध में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे हिमालय की घाटियों जैसे दुर्गम स्थानों पर युद्ध करना पड़ा। अत्यधिक सर्दी से सैनिकों का खून जम रहा था। उनके सिर पर शत्रु मौत बनकर मंडरा रहे थे और बर्फ के कारण उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। नेक्स्ट है, अपना बलिदान देकर भी सैनिकों को दुख की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? तो इसका उत्तर लिखें कि एक सच्चा सैनिक देश के लिए ही जीता है और देश के लिए ही मरता है। वह अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाना अपना धर्म समझता है। वह अपना सब कुछ अर्पित कर देश के काम आना चाहता है। ऐसा करके वे अपने सैन्य धर्म का पालन करके गर्वानुभूति करते हैं, गर्व की अनुभूति। तो जहाँ गर्व की अनुभूति होगी, गौरव की अनुभूति होगी, वहाँ दुख की अनुभूति किस तरह हो सकती है? उन्हें गर्व है कि उन्होंने हिमालय का सर झुकने नहीं दिया, इसलिए बलिदान देकर भी सैनिकों को दुख का एहसास नहीं होता है, अपने गौरव का अभिमान होता है। अगला प्रश्न है, सैनिक अपनी जवानी को कब सार्थक मानता है? तो इसका उत्तर है कि एक सच्चा सैनिक अपनी मातृभूमि से अगाध लगाव रखता है, अगाध गहरा लगाव, और देश के लिए जीता और मरता है। वह शत्रुओं से हर समय मुकाबले को तैयार रहता है और अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर संकट को झेलने के लिए तैयार रहता है। एक सच्चा सैनिक अपनी जवानी को तभी सार्थक मानता है जब वह शत्रुओं से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की बलि दे दे और उसके खून की एक एक बूंद देश के काम आ जाए, तभी वह अपनी जवानी को सार्थक मानता है। अगला प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता युवाओं में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना प्रगाढ़ करती है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है कि कर चले हम फिदा कविता में भारतीय सैनिकों के साहस एवं वीरता की गाथा है। इन सैनिकों ने अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में चीनी सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें रोकते हुए आगे ही आगे कदम बढ़ाते चले गए। देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की और देश के लिए कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए। यह कविता पढ़कर युवा मन जोश से भर उठता है तथा देश एवं मातृभूमि की शत्रुओं से रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर होने के लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार यह कविता राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना को प्रगाढ़ करती है।
अगला प्रश्न है, कट चले हम फिदा कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि कट चले हम फिदा कविता में 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध का मर्मस्पर्शी वर्णन है। यह कविता एक ओर भारतीयों के साहस और वीरता का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करती है, साथ ही उनके त्याग एवं बलिदान की अनुपम गाथा भी दोहराती है। आज देश में पड़ोसी देश से जब घुसपैठ का खतरा बढ़ा है तथा लोग भाषा, जाति, क्षेत्र, धर्म आदि के नाम पर अपनी डफली, अपना राग अलाप रहे हो, तब इस कविता की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। यह कविता वीरों का उत्साह बढ़ाने और युवाओं में राष्ट्रभक्ति प्रगाढ़ करने के लिए अधिक प्रासंगिक है। नेक्स्ट है, कविता में राम, लक्ष्मण, सीता और रावण का प्रयोग किन संदर्भों में हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता में राम, लक्ष्मण, सीता और रावण जैसे पौराणिक पात्रों का प्रयोग देशवासियों, भारत माता और देश के शत्रुओं के संदर्भ में किया गया है। सीता पवित्र गरिमामयी स्त्री थी। कुछ ऐसी ही स्थिति हमारी मातृभूमि भारत माता की है और कुछ शत्रु रूपी रावण इसकी ओर कुदृष्टि रखते हैं और अपना बना लेना चाहते हैं। जिस तरह राम और लक्ष्मण ने रावण को मारकर सीता की रक्षा की थी, उसी प्रकार भारतीय सैनिकों और देशवासियों से यह अपेक्षा की गई है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों के अभ्यास से आपको इस पाठ का कॉन्सेप्ट और अधिक अच्छे से समझ आ गया होगा। यह महत्वपूर्ण पाठ है। इन प्रश्नों के साथ आप इसके एमसीक्यू भी जरूर करें, जिसका हम अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।